वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन फॉर यू। आई एम आशीष चौरसिया और आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पिछड़े बालक को बेहतर शिक्षा देने का एक उपाय क्या है? या जो पिछड़ा हुआ बच्चा होता है, जो बच्चे का विकास नहीं हो पाता है या जो बच्चा बाकी बच्चों की तरह नहीं होता है, उसको हम पिछड़े बालक बोलते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी कम होती है। तो ऐसे बालक को आप बेहतर शिक्षा देने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसका उपाय क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे। दूसरा, विशेष विद्यालयों का विकास कराओगे, विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण कराओगे, या उपरोक्त सभी। आपके अनुसार क्या होना चाहिए आंसर? आई थिंक आप लोगों ने भी सही आंसर दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जितने भी हैं आप देखिए, पिछड़े बालकों को के लिए पूरे प्रयास करना होगा। कुछ विद्यालय भी विशेष उपलब्ध कराने होंगे, कुछ शिक्षण विधियाँ अलग लगेगी, उनका पाठ्यक्रम भी अलग रखना होगा। तो पिछड़े हुए बालकों को हम बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। सेकंड, व्यक्ति को दो भागों अंतमुखी और बाह्यमुखी में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। देखो, जो व्यक्तित्व है उसको दो भागों में विभाजित किया हुआ है, अंतमुखी में और बाह्यमुखी में किया हुआ। तो वैज्ञानिक कौन थे? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कम लोगों को पता होता है, शायद आप लोग को पता हो या ना भी हो, आई डोंट नो। देखते हैं, पर इसका सही आंसर जो है वो है जुंग। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोवैज्ञानिक का केंद्र किसे माना जाता है? वर्तमान समय में हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र किसे माना गया है? शिक्षक को, विद्यालय को, पाठ्यक्रम को, या बालक को? वेट कर रहा हूँ आपका आंसर का, दीजिए। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जो मुख्य केंद्र माना गया है वो किसे माना गया है? बालक को। बाल अपराधियों की आयु होती है, जो बाल अपराधी होते हैं उसकी आयु कितनी होती है? ये तो वो सभी लोग गैस कर सकते हैं और आप भी शायद गैस कर चुके हैं। 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो बाल अपराध होगा, देखो, बाल 18 वर्ष के बाद तो जो होता है ये एक वयस्क हो जाता है, तो उसकी जो मतलब बाल वाली अवधि होती है वही ख़त्म हो जाती है, तो अपराध का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर वो 18 के बाद अपराध करता भी है तो बाल अपराध में नहीं गिना जाता है। तो 18 वर्ष से अगर कम आयु का बालक किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे हम बाल अपराध कह सकते हैं, या बाल अपराध में हम उसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, यह किस धारणा का पता लगाया जा सकता है? तो जो मानसिक योग्यता में उसके किस गति से उसका विकास हो रहा है, तो किसके द्वारा पता लगाओगे? वास्तविक आयु के द्वारा, मानसिक आयु के द्वारा, या बुद्धि विकास से, या बुद्धि लब्धि से? थिंक करिए थोड़ा सा, आप थिंक करोगे बेटर समझ में आता है। और अगर ये मेरा वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो एक से दो बार आप ज़रूर देखें इसे, तो 101% ये क्वेश्चन जो हैं आपको याद हो जाएंगे। और अगर ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा बुद्धि लब्धि। ठीक है, अभी तक आपने गैस कर ही लिया होगा। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? जो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत है उनके प्रतिपादक कौन हैं? तो उनके प्रतिपादक कौन है? टार्मन है, या विलियम मैक्सटूगल है, या विलियम स्टर्न है, या बीने साइमन? क्या है आपके अकॉर्डिंग सही आंसर? तो मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ, विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। व्यवहार को उत्साहित और निर्देशित करने वाला कारक है। जो व्यवहार होता है उसको उत्साहित या निर्देशित करने वाला कारक कौन सा होता है? आवश्यकता होती है, चालक, प्रेरक, या उद्दीपन? बताइए इसका आंसर आप सही क्या है? तो चलो हम ही बता देते हैं, इसका सही आंसर है उद्दीपन। क्लियर है? ये एक ऐसा है जिसमें ये क्या करता है, व्यवहार को उत्साहित भी करता है और निर्देशित करने वाला कारक जो सबसे ज़्यादा उसका
फैक्टर को इफेक्ट करता है वो उद्दीपन है। थाइंडाइक ने अधिगम सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? थाइंडाइक जो का जो अधिगम सिद्धांत है, इसके ऊपर एक वीडियो मेरा आने वाला है अभी, जस्ट नेक्स्ट वीडियो। उसमें अधिगम क्या है, उसके सिद्धांतों को एक्सप्लेन किया गया है, उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, इट इज़ अ वेरी यूज़फुल। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। थाइंडाइक के अधिगम सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? शायद अभी तक आपने गैस कर ही लिया होगा। इसे क्या प्रबलन सिद्धांत कहा जाता है, सूच का सिद्धांत कहा जाता है, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है? थिंक किया आपने? चलो इसको 50-50 कर देते हैं। आप थिंक करिए फिर से, 3 और 4 को हटा देते हैं, या फर्स्ट और सेकंड में आप थिंक करिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और प्रबलन का सिद्धांत। अब आपने बिल्कुल सही थिंक किया है शायद, कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को थाइंडाइक के अधिगम का सिद्धांत का दूसरा नाम है, या दूसरे नाम से उसे कहा गया है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था का विस्तृत अध्ययन किया है? ठीक है, ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोर अवस्था का विस्तृत अध्ययन किया है? तो वैज्ञानिक है स्टेनल हॉल ने। किसने किया हुआ है? स्टेनल हॉल जी ने किया है। मनोवैज्ञानिक व्यवहार द्वारा अनुभवों का विज्ञान है, ये शब्द किस मनोवैज्ञानिक का है? थिंक करिए, कुछ नेम्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो किसका है? वॉटसन का, या पिल्सबरी का, या गैरिसन का, या स्क्रीनर का? बताइए। मनोवैज्ञानिक व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार या अनुभव का विज्ञान है। किस वैज्ञानिक ने कहा है ये? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ये कहा है स्क्रीनर ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो पर्सोनल नामक शब्द से हुई है, ये शब्द किस भाषा का है? आई थिंक जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को पता है इसका सही आंसर, तो दीजिए। जर्मन का है, अंग्रेजी का है, ग्रीक का है, या चीनी का है? तो ये है ग्रीक्स भाषा का शब्द है। या पर्सनालिटी शब्द में जो ये शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वह ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मनोशारीरिक अवस्थाओं की गतिशील संगठन बताया है? थिंक करिए इस क्वेश्चन में भी आप, फिर इसका सही आंसर आपको देते हैं। ऑलपॉट ने। किसने बताया है ये? ऑलपॉट ने, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस दार्शनिक समूह ने मनोवैज्ञानिक को आत्मा का विज्ञान बताया है? थिंक करिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो इसका जो सही आंसर मैं बताना चाहूँगा आपको बिना टाइम वेस्ट किए, तो इसका सही आंसर है, ठीक है, अरिस्टोटल, प्लूटो और डेकार्ट ने। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मनोवैज्ञानिक को आत्मा का विज्ञान कहा है। क्या कहा है इन्होंने? जो मनोवैज्ञानिक ने, वो सॉरी, जो मनोविज्ञान है उसे आत्मा का विज्ञान कहा है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और ये मेरा वीडियो कैसे आपको लग रहा है कमेंट में भी ज़रूर बताएं आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में बाधा आने से तनाव या असमायोजन की दशा जो उत्पन्न होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए क्या होता है, कुछ इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में कुछ बाधाएं आ जाती है, तनाव आ जाता है, या समय का योजन मतलब समय योजन नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में ऐसी कौन सी दशा उत्पन्न होती है? उसमें कुछ दिया हुआ है। देखिए, तनाव हो सकती है, संघर्ष हो सकता है, समायोजन हो सकता है, या भाग्यांश हो सकता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछड़े बालकों को बेहतर शिक्षा देने का उपाय है। आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, इसलिए इसे आगे कर देते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में आती है? ठीक है, शिक्षकों की अनुपस्थिति की, शैक्षिक पिछड़ापन की, या कम नामांकन की, या उपरोक्त में से सभी? आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए? दीजिए। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। एक जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की तीनों ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। जो गार्डनर है, इनके द्वारा प्रतिपादित जो बहुबुद्धि सिद्धांत था, ठीक है,
उसमें बुद्धि को इसने कितने प्रकार माना है, या बुद्धि के कितने प्रकार इन्होंने बताया है। 4, 5, 3 एंड 7, इनके कितने प्रकार माना है, 7। तो आपका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम इसमें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अयोग्य बालकों को, या तो मदरसा या जो मकतब को, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को, या सभी को। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, पाठ्यक्रम में जो लचीलापन आया है उसको अधिकतर जो लाभान्वित करने के लिए, देखिए यहाँ पे मदरसा या अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, इनका कोई भी रोल नहीं होता। देखिए, पाठ्यक्रम से किसी जाति का या मदरसा का या मकतब का कोई लेना देना नहीं है। इसका पाठ्यक्रम से सीधा सीधा संबंध होता है अयोग्य बालकों में के लिए हमको क्या होता है, पाठ्यक्रम को थोड़ा सा आसान बनाना होता है, मतलब उसे लचीलापन लाना होता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अधिगम है, अधिगम सोपन की का प्रतिपादन किसने किया है या किसके द्वारा किया गया है। गीने के द्वारा, या बोनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, या स्किनर के द्वारा। थिंक करिए। चलो 2 ऑप्शन हटा देते हैं, अभी भी आप थिंक करते रहिए। ऑप्शन फर्स्ट और 2 में एक ऑप्शन सही है, तो आंसर दीजिए अब। तो सही आंसर है आपका गीने के द्वारा। इज दैट क्लियर। आई थिंक आप भी इंजॉय कर रहे हैं। विशिष्ट बालक होते हैं, मंदबुद्धि वाले होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, पिछड़े होते हैं, या तो उपरोक्त में से सभी। तो एक जो विशिष्ट बालक होगा, ये किस तरह का बालक होगा, बताइए आप। तो ये देखिए, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। एक विशिष्ट बालक जो होता है वो मंदबुद्धि का भी हो सकता है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है। ये सभी प्रकार के बालक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ठीक है, क्या है, क्लार्क हाल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्वलन का लक्ष्य है। आवश्यकता का ह्रास होना, प्रोत्साहन का ह्रास होना, या प्ररोध का ह्रास होना, या अभिप्रेरण का ह्रास होना। तो इसका सही आंसर है प्ररोध का ह्रास होना। बुद्धिलब्धि सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बुद्धिलब्धि जो सिद्धांत है उसे, मेरा एक वीडियो है उसमें बुद्धिलब्धि सिद्धांत क्या है और बुद्धिलब्धि किस तरह निकाली जाती है, इसके ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं, उन्हें भी देखिए आप। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, और बहुत ही कम समय में आप बहुत ज़्यादा नॉलेज उससे ले सकते हैं। बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मैं बताना चाहूँगा डायरेक्टली आपको। ये किया था टॉरमन जी ने बुद्धिलब्धि प्रयोग का सबसे पहले प्रयोग किया था। परिपाकता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है पढ़ना, चलना, साइकिल चलाना, या चित्रांकन करना। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, बताइए आप। क्या परिपाकता, यानी बच्चा जब परिपाक हो चुका है या परिपाकता पा चुका है, इसका एक उदाहरण हम कह सकते हैं। क्या उसे पढ़ना आ गया है, या उसे चलना आ गया है, या उसे साइकिल चलाना आ गया है, या वह चित्रांकन करने लगा है। आई थिंक आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। फ्रेंड्स, अगर नहीं दिया है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर दिया है तो ऑल द बेस्ट। तो चित्रांकन करना इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, कि जो भी एग्ज़ाम निकले आप उनको ज़रूर क्लियर करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ नीचे लाइक ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।